नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में ASB क्लासेस में। साथियों चलते हैं आज की इस क्लास में समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एक एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा, जो भी चीज़ें मैं बोलूंगा, उसको अगर आप शांतिपूर्वक ध्यान से देखेंगे तो सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर मिलेगा और आपकी डाउट्स भी क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो गैसों का एक्सचेंज कैसे करते हैं, गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो दो ही गैस होती है जिसका एक्सचेंज होता है। एक तो होता है आपका ऑक्सीजन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सारी लाइंस मैंने पहले से लिख रखी है, जो मैं बारी बारी से एक एक लाइंस आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और समझते हैं एक एक पॉइंट को बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको लगातार चाहिए होता है ऑक्सीजन, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कि अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, एक कोई इंसान हो गया, ये इस तरीके से कोई इंसान हो गया जो नाच रहा है, ठीक है। ये कोई इंसान हो गया जो नाच रहा है। अब इसको अपने बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, सारी प्रोसेस करनी है, तो इसको लगातार चाहिए होता है क्या, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और जब ये ऑक्सीजन लगातार लेगा तो इसके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसों में ऑक्सीजन अंदर जाता है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, अलग अलग मेथड को अपनाते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए इसमें से हम एक दो मेथड की बात कर लेते हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक नंबर पर आता है आपका डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है उसको समझते हैं। डिफ्यूजन इज अ मैथड विच इज utilized by unicellular and some simple organism for this पर्पस। यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, गैसियस जो गैस होते हैं उसके एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो गैसियस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन क्या होता है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमोइबा की बात कर लेते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, और कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन मैथड के द्वारा होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, इन प्लांट आल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम बात करते हैं जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करने के लिए क्या पाया जाता है भैया, आपका पाया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। आगे अगर हम चलते हैं, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं फिश की बात कर लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इन सभी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्पेशल टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं एक एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक एक अंगों के बारे में बात करते हैं जिसके दौरान वो ऑर्गेनिज्म, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। चलते हैं आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 पर लिखा हुआ है गिल्स। तो गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेस। यानी कि गिल्स की बात करते हैं तो क्या होता है, मछली के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो गैसियस एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिश टेक ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। यानी कि जो फिश होता है, जो आपकी मछली होती है, वो पानी में घुले गैसों को गिल्स के द्वारा अंदर ले लेती है। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन
लेस इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यानी कि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, वो नॉर्मल जो आपका एरियल एनवायरनमेंट होता है वहाँ की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। सो ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी सांस लेने की जो दर होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, तेज होती है। आगे बात करते हैं इंसेक्ट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पार्कल्स एंड ट्रैकियास विच इज यूज्ड फॉर टेकिंग द ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं उसके पास क्या होता है, स्पार्कल्स पाए जाते हैं या ट्रैकिया पाए जाते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। अब अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भैया, लंग्स पाया जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, जैसे कि फिश हो गया। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। इंसेक्ट की बात कर लेते हैं तो इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, आपका ट्रैकिया पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इंसान होते हैं, तो वहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए लंग्स पाया जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और एक एक चीज़ें आपके दिमाग में, आपके शरीर में, मन में घर कर गई होंगी। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए कोई भी समस्या की बात नहीं है। सो ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर, अतः इस प्रकार से जो ब्रीदिंग रेट होती है, सांस लेने की दर जो होती है वो धीमी होती है एज कंपेयर टू व्हाट इज इन फिशेस। ठीक है, अगर हम मछली का कंपेयर करते हैं और एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का कंपेयर करते हैं तो दोनों में जो ब्रीदिंग रेट होती है वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती है। बिकॉज जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, और जो फिशेस एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन होता है वो कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस वजह से आगे बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मिट्टी पर रहने वाले होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, तो वो रेस्पिरेशन करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और वहीं पर अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो रेस्पिरेशन करने के लिए यूज करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की, जो कि पानी में घुला होता है, वो रेस्पिरेशन के लिए उसका यूज कर लेते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, तो हमारा अब मेन पॉइंट, मेन हेडिंग शुरू होता है जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर दिलाने वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक वजूद रखने वाला ये टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो डेफिनेटली आपकी बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज सुधर जाएगा। तो क्लास को छोड़ करके बीच में मत जाइएगा, यहाँ पर मैं सारी डाउट्स आपकी क्लियर करने वाला हूँ और आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने की बारी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो एक पेयर लंग से बनी होती है। दीज आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स which opens on outside through the nostril। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो लंग्स होती है वो उससे एक ट्यूब निकलती है और वो ट्यूब बाहर की ओर नाकों से खुल जाती है। फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नीचे अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नीचे से। देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख करके रखा है, स्लाइड बना करके रखा है, ताकि आपको इजी वे में, आपको सरल तरीके से नोट्स भी मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पथवे आते हैं तो उसको सुन लीजिए। जैसे आप सांस लेते हो तो हिंदी में आपको बताता हूँ, नाक से सांस लेते हैं तो आपके कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद आपके लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर ब्रोंकियाई में जाता है, फिर ब्रोंकियल्स में जाता है, फिर एल्वियोली में चला जाता है। इस तरीके से आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का
स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, इसको मैं इजी करके भी आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा, जो लिखा हुआ है वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल, तो नॉस्ट्रिल क्या होता है? देयर आर टू नॉस्ट्रिल विच कवर इज टू फॉर्म अ नॉसल पैसेज। यहाँ पर दो नाकों में क्या होते हैं? दो छेद पाए जाते हैं जो नॉसल पैसेज का फॉर्मेशन करते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल इज लाइंड बाय द हेयर। जो नाक के अंदर की जो लाइन होती है वो बालों से होती है घिरी, एंड रिमेन जो बटी होती है वो वेट ड्यू टू द म्यूकस सिक्रेशन। जो बची होती है वो क्या होती है? म्यूकस सिक्रेशन से लगी होती है। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल एयर। जैसे हम बाहर से सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है उसमें क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को फिल्टर करने का काम करती है। फर्दर एयर इज वार्म्ड अप व्हेन इट एंटर्स इन द नॉसल पैसेज। जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जाता है, जो हवा जाता है हमारे नॉसल पैसेज में, वो क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है आपका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटिन्यू करता है आफ्टर द नॉसल पैसेज। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नॉसल पैसेज के बाद क्या करता है? कंटिन्यू करता है, आगे बढ़ता है। लैरिंग्स की बात करते हैं, दिस पार्ट कम आफ्टर द फेरिंग्स, यानी कि जो लैरिंग्स होता है वो फेरिंग्स के बाद शुरू होता है। दिस इज आल्सो कार्ड वॉइस बॉक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं और गांव की भाषा में टेटुआ कहते हैं। ट्रैकिया की बात करते हैं तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। अगर हम बात करते हैं ट्रैकिया की, देखो इस तरीके से क्या होता है? एक लाइन बन जाता है, ट्यूब बन जाता है, जिसमें क्या होता है? इस तरीके से कार्टिलेज लगे होते हैं, और यही क्या आता है? क्या कहलाता है? ट्रैकिया कहलाता है। और कार्टिलेजिनस रिंग क्या होते हैं? जो प्रिवेंट करते हैं, जो ट्यूब होती है, ट्रैकिया होती है, उसको कोलैप्स करने से रोकने के लिए, जब हवा नहीं होता है तो ये आपकी ट्रैकिया चिपक न जाए, तो उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ये आपके कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि चिपकने से रोकने का काम करती है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई क्या होता है? अ पेयर ऑफ ब्रोंकियाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया, यानी कि ब्रोंकियाई क्या होती है? एक पेयर ब्रोंकियाई क्या होती है? बाहर निकलती है ट्रैकिया से। विच वन ब्रोंकस गोइंग इनटू ईच लंग्स, दोनों जो होती हैं वो एक एक लंग्स में चली जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम बना करके समझाऊंगा। नीचे लिखिए, अगर हम ब्रोंकियल्स की बात करते हैं तो ब्रोंकियल्स क्या होता है बेटा? तो ब्रोंकियल्स की बात करते हैं तो ए ब्रोंकियस डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स, यानी कि एक ब्रोंकियल्स जो ब्रोंकस होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है लंग्स के अंदर। एल्वियोली की बात करते हैं तो एल्वियोली क्या होता है? तो दीज आर द एयर सैक्स, ये एयर सैक्स होते हैं डेट एट द एंड ऑफ ब्रोंकियल्स। ठीक है, ब्रोंकियल्स के अंतिम सिरे में क्या होते हैं? एयर सैक्स पाए जाते हैं, हवा की चैम्बर पाई जाती है, इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देगी आपको, इसको क्या कहते हैं? हम ब्रोंकियल एयर चैम्बर के नाम से जानते हैं। दिस evolves the this evolve is composed of a very thin membrane and is the place where ब्लड कैपिलरीज ओपन। और जो आपका एयर सैक होता है, जो आपकी एल्वियोली होती है, वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो ओपन होती है, ब्लड कैपिलरीज खुलती है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द एल्वियोलस। ठीक है, दिस इज एल्वियोलस, जो कि एल्वियोलस होता है वेयर द ऑक्सीजन मिक्स विथ द ब्लड। एल्वियोलस ही वह स्थान होता है जहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एग्जिट होता है फ्रॉम ब्लड। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोली टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर के कारण क्या होता है? वो आपकी जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो होती है। चलिए अगर हम इसके नॉर्मल डायग्राम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको समझाया कि जो आपकी नॉस्ट्रिल होती है, नॉस्ट्रिल के बाद क्या होती है? आपकी फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स। तो यहाँ पर लैरिंग्स में अगर शुरू करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से क्या होती है? आपकी लैरिंग्स के बाद ये नलिका शुरू होती है, इस तरीके से ये बढ़ जाती है, इस तरीके से बढ़ जाती है, और उसके बाद क्या होती है? अपने अपने लंग्स में इंटर कर जाती है। इस तरीके से क्या होती है? अपने अपने लंग्स में इंटर कर जाती है, और यहाँ पर क्या होती है? ब्रांचेस बढ़ जाती है। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। ठीक है,
एक इस तरीके से एयर चैम्बर। हाँ, क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैंने बनाया है उसका नाम बताना है। ये ए, तो आपको क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, ए बराबर क्या होता है उसको लिखना है, बी, इधर सी, जस्ट एक सेकेंड, सी, और ये डी। इन सभी का नाम आपको कमेंट करना है और इन सभी के बारे में मैंने ऊपर अभी आपको पढ़ा करके समझाया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इन सारी चीज़ों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सारी क्या हो गई, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, ठीक है, जो यहाँ पर मदद करती है आपके रेस्पिरेशन के लिए। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे की पॉइंट्स में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इंसानों के अंदर जो हवा का पास करने का रास्ता होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसान के अंदर जो हवा होता है वो कैसे पास करता है, कैसे कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल से नासल पैसेज में जाता है, नासल कैविटी में जाता है, फेरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स में जाता है, ट्रैकिया में जाता है, ब्रोंकिया में जाता है, लंग्स में जाता है, ब्रोंकियल्स में जाता है। फिर ब्रोंकियल्स में जाने के बाद क्या होता है बेटा, ब्रोंकियल्स में जाने के बाद ये चला जाता है आपके एल्वियोलर में, और एल्वियोलर से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आप इसका क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, नॉसल पैसेज, ठीक है, नॉस्ट्रिल, यहाँ पर क्या है आपका नॉस्ट्रिल है। अरे यार, जस्ट एक सेकेंड। चलिए स्लाइड को मैं रोटेट कर दिया हूँ, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी एयर होती है उसमें कहाँ कहाँ से वो होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नॉसल पैसेज, नॉसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, लंग्स, ब्रोंकियल्स और एल्वियोलस से होकर के ये सारी रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म होती हैं, और इसके बाद अंत में आपका ब्लड कैपिलरीज होता है वहाँ पर चला जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं लगे हाथ, ताकि आपकी पॉइंट जो है, यहाँ पर अगर हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या करता है कि द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोशियल मसल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है आपकी बॉडी की, वो डायफ्राम के द्वारा और इंटरकोशियल मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब डायफ्राम क्या होता है, तो दोनों लंग्स के नीचे क्या होता है, इस तरीके के जो आपका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपका ये लंग्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से लंग्स हो गया, और इसी लंग्स के नीचे क्या होता है, इस तरीके से एक संरचना पाया जाता है, इसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। और यही डायफ्राम क्या करती है, आपके ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करती है। द डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि डायफ्राम क्या होता है, कि मेम्ब्रेन भी होता है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक चैम्बर से अलग करने का काम भी करता है। तो आई होप आप डायफ्राम के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन, यानी कि जब डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर आता है। देखो ये डायफ्राम हो गया ना, ये डायफ्राम क्या होता है, जब नीचे की ओर आता है इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो लंग्स होता है वो क्या करता है, हवा को अंदर ले लेता है, हवा को अंदर भर लेता है। और जैसे ही डायफ्राम क्या होता है, वापस से ऊपर की ओर जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इज एक्सहेल्ड, और हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देख करके समझिए। जैसे क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी एक्सहेलेशन होता है और एक इनहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में अंदर क्या होता है, जो एक्सहेलेशन होता है वो क्या करता है, हवा को बाहर निकालने का काम करता है, और इनहेलेशन जो होता है वो क्या करता है, हवा को अंदर लेने का काम करता है। जब एक्सहेलेशन होता है तो उसमें डायफ्राम क्या होता है, वो डायफ्राम ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है और नीचे से प्रेशर लगाता है लंग्स पर, ताकि हवा जो हो जाए, क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, और रिब्स क्या होती है, वो फैल जाती है। आई होप आप इस चीज़ को
मतलब रिब्स जो होती है वो अंदर की ओर दब जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। जब रिब्स धंसता है अंदर की ओर और डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है तो क्या होती है, हवा जो होती है, एयर लंग्स जो होती है वो अपने एयर को क्या कहती है, बाहर निकाल देती है, यानी कि इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे उसको भी बता दूंगा मैं। और इनहेलेशन की बात करते हैं तो इनहेलेशन में जब हम सांस लेते हैं, अंदर की ओर सांस खींचते हैं, तो हमारे लंग्स में क्या होती है, हवा भरती है और जो आपकी लंग्स सरफेस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है और डायफ्राम क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो दोनों डायग्राम में देख करके आप अंतर समझ पा रहे होंगे, एक का डायफ्राम एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है और दूसरे का डायफ्राम क्या है, नीचे आया होगा। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन आप डायग्राम से समझ गए। तो अब अगर हम बात करते हैं एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में तो क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर देखो एक एक चीज़ें मैंने आपको लिख करके रखा है, समझाने की देरी है, बस सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक होता है इनहेलेशन और दूसरा क्या होता है, एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है या एयर जो होता है वो आपके लंग्स में भरता है। और एक्सहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एयर जो होता है वो आपके लंग्स से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपैंड, यानी कि जो थोरैसिक कैविटी होती है वो फैल जाती है। और अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो थोरैसिक कैविटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यहाँ पर इनहेलेशन की बात करते हैं, जो रीब होता है वो क्या होता है, अपवर्ड्स, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, लंग्स में हवा भरता है तो जो रीब होता है, जो पसलियाँ होती हैं वो थोड़ा सा फैलती है। और यहाँ पर बात करते हैं एक्सहेलेशन में, तो ये रिब्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड, यानी कि लंग्स को ये भी दबाने का काम करती है, पुश करने का काम करती है, चिपक जाती है। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, यानी कि डायफ्राम जो इस तरीके से होता है वो इनहेलेशन के दौरान वो इस तरीके का हो जाता है। और एक्सहेलेशन की बात करते हैं, जब डायफ्राम इस तरीके से होता है वो इस तरीके से हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि डायफ्राम बिकम डोम शेप, यानी कि जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, डोम शेप का हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है, ताकि ऊपर की ओर ये प्रेशर लगा सके। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज इन द एयर इंटर्स द लंग्स, यानी कि जब इनहेलेशन होता है तो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, जो एयर की वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और एक्सहेलेशन होता है तो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, जो एयर की वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो सिंपल से वे में अगर हम एक बार फिर से आपको बताते हैं तो इनहेलेशन की बात कर लेते हो, तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, एयर का आपके लंग्स में भर जाना। एक्सहेलेशन का क्या होता है, एयर्स का आपके लंग्स से बाहर निकल जाना। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इसलिए आप जितना ज़्यादा ध्यान से सुनोगे उतना ज़्यादा लिख पाओगे। आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं ट्रांसपैरेशन की, तो ट्रांसपैरेशन के लिए एक अलग क्लास लूँगा और वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।